हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन सेल में होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जब कभी भी सेल को डिवाइड करना होता है या सेल को ग्रो करना होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, दो आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं क्रोमोसोम के। तो ये जो आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू होता है। तो उसी के संबंध में हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली दो आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनाएंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का केमिस्ट्री क्या क्या हो सकता है, यानी कि डीएनए का केमिस्ट्री क्या क्या हो सकता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो काम करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका कैसे होता है, कहाँ पर ये काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन संबंधित है। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट फेथफुल कॉपीज ऑफ देमसेल्फ एंड लेटर later at the ability of cell to produce many identical copies of large complex and macromolecules। ओके, जो डीएनए होती है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, काफी लार्ज भी होता है और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, और क्या होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर दो क्या बनते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं। स्पेकुलेशन अबाउट दिस प्रॉब्लम centered around the concept of a template, a structure that would allow molecule to be lined up in a specific order and joined to create a molecule, create a macromolecule with a unique sequence and function। ओके, जो डीएनए होता है यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर लाइन में क्या होता है, ये ऑर्डर, एक प्रॉपर लाइन होता है डीएनए की और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या रहता है, एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। ओके, और ये जो डीएनए होता है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे के लिए टेम्पलेट की भांति काम करता है और एक दूसरे के क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। और ये जो डीएनए होती है एक यूनिक सीक्वेंस होता है और उसी यूनिक सीक्वेंस में क्या करता है, वो अपना काम करता है। The 1940s brought the revelation that DNA was a genetic molecule। Okay, 1940s में डीएनए को एक जेनेटिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया था या रिवलेशन किया गया था, बट नॉट अंटिल जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक deduce its structure, did the did the way in which DNA could act as a template for the replication and transmission of genetic information become clear। on strand is the complementary of the other। ओके, जो यहाँ पर जो वाटसन और क्रिक ने बताया है कि यहाँ पर जो डीएनए होती है वो एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। और जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि डीएनए क्या है, जेनेटिक मॉलिक्यूल है। जब रेप्लिकेशन होता है तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है एक एक सेल से दूसरे डॉटर सेल में। ओके, और ये जो आपका जो टेम्पलेट होता है या डीएनए होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। द स्ट्रिक्ट बेस पेयरिंग रूल्स means that each strand provide the template for a new strand with a predictable and complementary sequence। ओके, जो अब यहाँ पर जो डीएनए होती है वो जो टेम्पलेट के फॉर्म में काम करते हैं एक दूसरे के लिए, और ये क्या रहता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डीएनए जो होती है, डीएनए की जो जो डीएनए सिंथेसिस होगा, यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा या डीएनए सिंथेसिस आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन के अंदर ही क्या होगा, सिंथेसिस किस तरीके से होता है डीएनए का, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस, किस तरीके से डीएनए सिंथेसिस होगा, उसके पीछे जो आपका जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स, डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्स है, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होता है। तो डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट एंड प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ से डायरेक्टली बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड क्या होता है,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो सकते हैं, और ये जो प्राइमर और टेम्पलेट का जो जंक्शन होता है ये किस तरीके से काम करता है, और ये कहाँ पर ये जंक्शन क्रिएट होता है, तो ये सारी चीज हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो First, new synthesis require the 4-deoxynucleoside ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर 4 प्रकार के डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डीऑक्सी, जो आपका यहाँ पर स्मॉल लेटर में डी को शो किया गया है वो हमारा डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमें डीऑक्सी राइबोस शुगर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जैसे हम आरएनए के केस में देखते हैं तो उसमें सिर्फ राइबोस शुगर होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी कि शुगर के जो सेकंड पोजीशन होता है उसमें से ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे तो डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर दिखाया गया है 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होता है, इसमें क्या होगा हमारा जो ये जो डी लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है वो है डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, उसके बाद यहाँ पर डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 4 न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर है, सबके पास 3-3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जीटी जैसे यहाँ पर एटीपी होती है उस तरीके से यहाँ पर जीटीपी होती है, उस तरीके से सीटीपी होती है, उस तरीके से टीटीपी होती है, यानी कि 4 प्रकार की, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन डीएनए के केस में सिर्फ कितना होता है, 4 ही प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी एटीपी और डी टीटीपी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 4 प्रकार का न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैव 3 फॉस्फोराइल ग्रुप दैट आर अटैच्ड बाय द 5 हाइड्रोक्सिल ऑफ द 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ऑफ द 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस। ओके, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो का जो राइबोस शुगर होता है, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो राइबोस शुगर है उसका जो सेकंड पोजीशन होता है वहां से क्या रिमूव कर दिया गया है, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया है, तो ये आपका क्या बन गया है, डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गया है। और जो आपका ये शुगर का जो 5 पोजीशन है, क्योंकि फर्स्ट वाले पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, बेस जुड़ा हुआ है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन जुड़ सकता है। ओके, फर्स्ट सेकंड पोजीशन में क्या है हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गया है। थर्ड पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, फोर्थ में सिर्फ कार्बन अटैच है, और जो फिफ्थ वाला पोजीशन है तो उस फिफ्थ वाले पोजीशन से क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच लगा हुआ है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। पहला जो फॉस्फेट होता है जो शुगर के बिल्कुल करीब है, पहला वाला फॉस्फेट, उसे हम अल्फा फॉस्फेट बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला फॉस्फेट होता है उसे बीटा फॉस्फेट बोलते हैं, और जो थर्ड वाला फॉस्फेट होता है उसको हम गामा फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ओके, द फॉस्फोराइल ग्रुप proximal to the deoxyribose is called the अल्फा फॉस्फेट। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है वो अल्फा फॉस्फेट है। ओके, whereas the middle and the distal group are called the beta phosphate and the gamma phosphate। ओके, यहाँ पर 3 फॉस्फेट दिखाया गया है, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर के सबसे करीब वाला पोर्शन है उसे अल्फा फॉस्फेट, और जो सबसे लास्ट वाला है जो डिस्टल पोर्शन में लगा हुआ वो गामा फॉस्फेट होता है, और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है वो बीटा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो ये था कुछ आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड के बारे में, और यहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड होता है वो किस तरीके से चारों फॉर्म में। ओके, तो यदि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है इसमें यदि एडेनिन जुड़ा होगा, सिर्फ एडेनिन, तो ये कहलाएगा आपका DATP। ओके, उसके बाद यदि गुआनिन लगा होगा तो ये कहलाएगा DGTP, उसके बाद यदि साइटोसिन लगा होगा तो ये DCTP, उसके बाद थाइमिन लगा होगा तो ये DTTP कहलाएगा। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड एसेंशियल सबस्ट्रेट। ओके, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारा हो गया है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड हो गया है। सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो सेकंड एसेंशियल सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस
देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो कोई एंजाइम होता है उसको सबस्ट्रेट चाहिए होता है। जैसे आप एंजाइम के कॉन्सेप्ट में पढ़े हो कि एंजाइम को क्या चाहिए होता है, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जिससे डीएनए, जिससे क्या कहते हैं एंजाइम बाइंड करता है, वही डीएनए की, वही उस एंजाइम के लिए क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट बन जाता है। तो यदि हम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम के लिए जो डीएनए होगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो उसका मतलब है कि यहाँ पर डीएनए को कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, द सेकंड एसेंशियल सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस इज द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉल्ड अ प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ओके, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन किस तरीके से होता है, ये क्या हो सकता है। ओके, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है, जो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है वो क्या होता है, टेम्पलेट होता है। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड लगा होता है। तो डीएनए जब अनबाइंड होगा तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसमें प्राइमर आके अटैच हो जाता है, और जब प्राइमर अटैच हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। किस तरीके से होगा ये स्ट्रक्चर में अच्छे से देखेंगे। ओके, as suggested by its name, the primer template junction has two key importance। जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है उसका दो इंपॉर्टेंट रोल होता है। द टेम्पलेट प्रोवाइड डीएनए, the template provides the single standard DNA that that directs that direct the addition of each complementary deoxyribonucleotide. The primer is complementary to but shorter than the template। ओके, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्या होता है, जंक्शन होता है। और ये क्या होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, लेकिन जो प्राइमर होता है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होती है। लेकिन जो प्राइमर होता है वो डीएनए के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही छोटी होती है। ओके, द प्राइमर मस्ट हैव अ exposed 3' OH adjacent to the single stranded region of the template। ओके, क्या होता है यहाँ पर जो डीएनए जब भी यहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा तो जो प्राइमर को जो 3' OH होता है वहां पर क्या होगा, डीएनए में ये डीएनए का एक्सटेंड होगा। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो प्राइमर का जो 3' OH होता है वहां पर क्या होगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और डीएनए का एक्सटेंडेड होते जाएगा, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होते जाएगा। इट इज this 3' OH that will be extended by nucleotide addition। ओके, जो 3' OH होते हैं वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होते जाएगा और डीएनए में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी प्रोसीड होते जाएगा। Formally, only the primer portion of the primer template junction is a substrate for DNA synthesis because only the primer is chemically modified during DNA replication। ओके, ये जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है वहीं से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है। और जो आपका जो प्राइमर है, सिर्फ प्राइमर को ही केमिकली यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है, अदरवाइज डीएनए में कोई भी केमिकली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ओके, द टेम्पलेट प्रोवाइड ओनली द इंफॉर्मेशन necessary to select which nucleotide are added। ओके, जो डीएनए यहाँ पर टेम्पलेट होता है वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड अभी ऐड होने वाला है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होने वाला है। तो टेम्पलेट एक बहुत ये बेसिक इंफॉर्मेशन या बहुत मतलब नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि कौन से न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड करना है। ओके, नेवरदलेस बोथ अ प्राइमर एंड टेम्पलेट आर एसेंशियल फॉर ऑल डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर कभी नहीं भूलना है हमको कि जो अब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें हमारा प्राइमर और टेम्पलेट दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये है हमारा डीएनए डीएनए ओके, तो ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड है, नीचे वाला स्ट्रैंड जहाँ पर 3' to 5' दिखाया गया है, और ऊपर क्या है, ये प्राइमर है। तो प्राइमर में क्या है, इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, यहाँ पर 5' to 3' है। ओके, तो देखिए यहाँ पर
एनालिट प्राइमर। ओके, ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड डिसाइड करेगा, ये बहुत ही मतलब जरूरी है टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडेनिन के सामने थायमिन जुड़ा हुआ है। अब थायमिन का जो 3 प्राइम OH है, ओके, ये हमारा प्राइमर है। प्राइमर का जो 3 प्राइम OH है, ये क्या है, ग्रोइंग एंड ऑफ डीएनए। ओके, यही क्या करता है, डीएनए की एंड को ग्रो करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसमें जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें क्या है, ये एडेनिन है। एडेनिन के बाद साइटोसिन है। तो ये पूरे पूरे के पूरे स्ट्रैंड क्या होगा, यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। और यहाँ पर क्या है, साइटोसिन है। तो साइटोसिन ये डिसाइड करेगा, ये टेम्पलेट डिसाइड करेगा कि आने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। तो साइटोसिन के बाद, साइटोसिन यदि टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तो आने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। ओके, तो आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा हमारा, ग्वानिन होगा। तो ग्वानिन में कौन सा होगा, तो यहाँ पर डीऑक्सी जीटीपी होगा। ओके, तो इस तरीके से उसके बाद ग्वानिन है, तो ग्वानिन ये डिसाइड करेगा आने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा हमारा, साइटोसिन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर थायमिन है, तो थायमिन क्या डिसाइड करेगा, यहाँ पर एडेनिन आएगा। तो इस तरीके से ये लगातार क्या करते जाएंगे, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये क्या करते जाएगा, ये रिक्रूट कराते जाएगा। और रिक्रूट कराने के लिए यहाँ पर हर टाइम क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा, उस न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम OH होता है, उस 3 प्राइम OH को रिकॉग्नाइज करेगा और डीएनए क्या करते जाएगा, यहाँ पर रेप्लिकेट होते जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा टेम्पलेट या प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये प्राइमर है, ये टेम्पलेट है, और ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन कहलाता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डीएनए इज द सिंथेसाइज बाय एक्सटेंडिंग द 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर। ओके, कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेशन होगा यहाँ पर, तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ से होगा, जो प्राइमर होता है, प्राइमर के 3 प्राइम जो OH होता है, 3 प्राइम OH से ही क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ओके, द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर that the new chain grow by extending of 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर। ओके, हमेशा क्या होगा, डीएनए का जो चेन जो ग्रो होगा, उस जब ग्रोथ होगा तो ग्रोथ में क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइमर है, प्राइमर के 3 प्राइम OH है, वहां से क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होते जाएगा। ओके, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होते जाएगा। बिना प्राइमर के यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर डीएनटीपी आएंगे तो डीएनटीपी को क्या चाहिए, 3 प्राइम OH चाहिए। उसी 3 प्राइम OH को रिक्रूट करता है, और रिक्रूट करने के बाद यहाँ पर क्या क्या होता है, सही तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पोजिशनिंग होता है, और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर या न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होते जाता है। इंडीड दिस इज अ फीचर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए। इस तरीके से आपका जो आरएनए का सिंथेसिस होगा और डीएनए दोनों में इसी तरीके का ही क्या होगा, रिएक्शन या केमिस्ट्री पॉसिबल होती है। ओके, जो आरएनए सिंथेसिस होगा उसमें भी क्या होगा, आरएनए प्राइमर होगा, और जब डीएनए होगा उसमें क्या होगा, डीएनए प्राइमर। इस तरीके से आप याद रखने के लिए रख सकते हो, लेकिन प्राइमर दोनों केस में जरूरी है। द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म इन द SN2 रिएक्शन in which the hydroxyl group at the 3 prime end, the primer strand attack the alpha phosphoryl group of a incoming nucleotide trimer। ओके, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर होगा, और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो जो आने वाले डीएनटीपी है, उस आने वाले डीएनटीपी के जो क्योंकि जो डीएनटीपी के पास कितना फॉस्फेट होगा, 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर प्राइमर है, प्राइमर का 3 प्राइम OH है, और प्राइमर का 3 प्राइम OH है, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर बना हुआ है। तो जो आने वाले न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएंगे, जो डीएनटीपी यहाँ पर आएंगे, तो डीएनटीपी में 3 फॉस्फेट होगा, एक होगा हमारा अल्फा फॉस्फेट, दूसरा है बीटा, और तीसरा है गामा फॉस्फेट। तो जो 3 प्राइम OH होता है, उस 3 प्राइम OH क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यानी कि SN2 रिएक्शन होगा। और ये SN2 रिएक्शन कहाँ पर होगा, जो आने वाले डीएनटीपी है, ये जो डीएनटीपी है उसका अल्फा फॉस्फेट पर क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा, और यहाँ पर अल्फा फॉस्फेट पर अटैक होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो 2 फॉस्फेट है वो
वो क्या होगा, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जो पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, उसके लिए यहाँ पर एंजाइम काम करता है पायरोफॉस्फेटेज। ओके, द लीविंग ग्रुप for the reaction is pyrophosphate, which is composed of the beta phosphate and the gamma phosphate of the nucleotide substrate. ओके, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर सबस्ट्रेट के फॉर्म में आ रहा है, उसमें से क्या होगा, दो फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, उसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये प्राइमर था, यहाँ पर 3 प्राइम OH अल्फा फॉस्फेट पर अटैक किया, यानी कि उसको SN2 रिएक्शन हम बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर हुआ है। उसके बाद ये जो आपका जैसे यहाँ पर थाइमिन है, तो ये एडेनिन डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर आया था। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपका एडेनिन है वो थाइमिन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। अब जो थाइमिन का जो 3 प्राइम OH है, वो 3 प्राइम OH फिर आने वाले न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पर जैसे कि साइटोसिन है, तो साइटोसिन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा DGTP आएगा। फिर DGTP के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो उसमें फिर यहाँ पर जो 3 प्राइम OH है एडेनिन का, वो 3 प्राइम OH क्या करेगा, उसे DGTP के जो अल्फा फॉस्फेट है वहां पर फिर से क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यानी कि SN2 रिएक्शन करेगा, और SN2 रिएक्शन करते ही फिर से वहां पर फॉस्फो जो पायरोफॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उस तरीके से क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, ग्रोइंग होते रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का क्या होगा, यहाँ पर एडिशन, और टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या होगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड का क्या होते जाएगा, एडिशन होते जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो, अब यहाँ पर जो ये जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ये जो SN2 रिएक्शन यहाँ पर, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो DNTP यहाँ पर आके ऐड हो रहा है, इस DNTP को यहाँ पर ऐड होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। तो एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, ATP के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी चाहिए। ओके, तो कितना यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, यानी कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो ये अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी जरूरत होती है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द डीएनए सिंथेसिस। ओके, क्योंकि जो डीएनए का यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि the addition of the nucleotide to a growing polynucleotide chain of a length n is indicated by the following reaction। यहाँ पर जो n है वो एक रिएक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। वो रिएक्शन क्या है, जैसे हम यहाँ पर XTP की बात करेंगे। ओके, X यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आप ले सकते हो। उसके बाद ये XMP का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम XMP को डीएनए कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर डी DCTP हो सकता है, ओके, DATP हो सकता है, यहाँ पर X में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 4 न्यूक्लियोसाइड में कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड हो सकता है X में, और यहाँ पर XAMP बन जाएगा। XAMPN का मतलब यहाँ पर डीएनए बन जाएगा, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, हमारा एक ही फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर यदि हम कंसिडर कर ले कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड बना है, ये वो क्या है, यहाँ पर डी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये डीएनए कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है, और क्या परफॉर्म करता है यहाँ पर, ये जो आपका XMP यहाँ पर N+1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डीएनए क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ओके, तो जब तक यहाँ पर N+1 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डीएनए का ग्रो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या सिंपल से यहाँ पर N है, N का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जब भी ये दोनों का रिएक्शन आपस में होगा, तो यहाँ पर XMP बनेगा और N+1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर पायरोफॉस्फेट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, बट द फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज रादर स्मॉल। ओके, क्योंकि ये यहाँ से जब ये रिएक्शन होगा, जब फॉस्फेट बॉन्ड का ब्रेक होगा, यहाँ पर जो अल्फा फॉस्फेट यहाँ पर अल्फा फॉस्फेट में यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रहा है, उससे जो एनर्जी निकल रहा है वो बहुत क्या है, स्मॉलर है। वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, वो एनर्जी कि उससे क्या होगा, डीएनए की पूरी डीएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो इसीलिए क्या होगा, ये तो जो पहला हमारा जो रिएक्शन हुआ है, उसमें जो एनर्जी निकला है, उसमें एनर्जी के हम कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का कैलकुलेट हम डेल्टा जी से करते हैं, और डेल्टा जी यहाँ पर क्या, -3.5 कैलोरी। ओके,
यहाँ पर -3.5 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन ये क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस एनर्जी से आगे की जो रिएक्शन है पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम आगे की स्टेप जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे व्हाट देन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू डीएनए। ओके, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकता है, क्योंकि इतने एनर्जी से तो हमें काम नहीं चल रहा है, तो आगे हमें और एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फ्री एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द hydrolysis of the pyrophosphate into 2-phosphate group via enzyme known as pyrophosphatase। ओके, तो यहाँ पर हमें एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वो एडिशनल एनर्जी कहाँ से आएगा, ये जो पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ, इस पायरोफॉस्फेट को क्या करेंगे हम पर, इस पायरोफॉस्फेट को ब्रेक करेंगे और यहाँ से क्या बना लेंगे 2PI। तो जब ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से भी एनर्जी निकलेंगी, क्योंकि देखिए अब एक फॉस्फेट टूटा, एक फॉस्फेट कब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, -3.5 किलो कैलोरी पर मोल निकला है। इसी प्रकार से फिर यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों फॉस्फेट अलग हो जाएगा, तो यहाँ से फिर कितना निकलेगा, 3.5 किलो कैलोरी मिलेगा। द नेट रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन एंड पॉली एंड और ये जो पायरोफॉस्फेट है, पायरोफॉस्फेट को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज। ओके, क्या होगा, द नेट रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन एंड पायरोफॉस्फेट हाइड्रोलाइसिस is the breaking of two high energy phosphate bond. Therefore, the DNA is a complete process. Okay, with all over reaction of। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो कंप्लीट प्रोसेस इस तरीके से हुआ। यहाँ पर XTP है प्लस यहाँ पर DNA है, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आए हैं, दो न्यूक्लियोटाइड जो DNTP है इसके साथ बाइंड हुआ है, बाइंड होने के बाद XMP बने हैं, N+N बने हैं, और यहाँ पर पूरे के पूरे जो फॉस्फेट थे वो फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो चुका है। अब यहाँ पर पायरोफॉस्फेट नहीं बचा हुआ। तो यहाँ पर जो तीनों फॉस्फेट, सॉरी दोनों जो यहाँ पर बॉन्ड है फॉस्फेट का, वो एक तो अल्फा फॉस्फेट में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, उसके बाद आपका गामा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर जो दोनों बॉन्ड है दोनों बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो दोनों में से -3.5 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी निकला है, फ्री एनर्जी। अब ये सफिशिएंट है, ये इतना एनर्जी कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए। दिस इज द हाईली फेवरेबल रिएक्शन विद द डेल्टा जी ऑफ -7। ओके, तो यहाँ पर जो -3.5 और यहाँ पर -3.5 दोनों को मिलाकर यहाँ पर 7 किलो कैलोरी पर मोल हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है। ओके, which corresponds to an equilibrium constant। okay, ये equilibrium constant है approximately 10 to the power minus 10 to the power 5। such a high equilibrium means the DNA synthesis reaction is effectively irreversible। okay, तो ये क्या है, irreversible reaction होती है। ओके, जो क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल है। तो इतना एनर्जी सफिशिएंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि डीएनए का जो मैकेनिज्म होता है, वो जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज द सिंगल एक्टिव साइट टू कैटलाइज डीएनए सिंथेसिस। जो डीएनए आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसमें सिंगल एक्टिव साइट होता है, या डीएनए में सिंगल कैटलाइज साइट होता है जो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोसीड करता है। The synthesis of DNA is catalyzed by a class of enzyme called DNA polymerase। okay, DNA जो polymerase enzyme होता है वो क्या करता है, DNA को क्या करता है, रेप्लिकेशन कराने के लिए कैटलाइज प्रोसेस की तरह काम करता है, डीएनए को रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करता है। ओके, अनलाइक मोस्ट एंजाइम व्हिच हैव ऑन एक्टिव साइट that catalyze one reaction, DNA polymerase use a single active site to catalyze the addition of any of the 4 deoxyribonucleoside triphosphate। ओके, डीएनए के पास या जो आप बहुत सारे एंजाइम देखे होंगे कि जिसमें क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एक्टिव साइट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात हम करते हैं तो इसमें सिंगल एक्टिव साइट होता है, और उसी सिंगल एक्टिव साइट में ही क्या होता है, आपका चारों के चारों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, यहाँ पर कैटलाइज होता है, यानी कि कैटलाइज से रिएक्शन होता है,
यानी कि जो डीएनटीपी होती है वो जब ऐड होगा तो इसी कैटालिटिक पॉकेट में ही क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए पॉलीमरेज accomplish this activity, this catalytic flexibility by exploiting exploiting the nearly identical geometry of the AT and GC base pair। ओके, ये जो आपका जो डीएनए, क्योंकि देखिए एक तो एटी बेस पेयर हो सकता है, एक तो जीटी बेस पेयर हो सकता है, यानी कि आपका एडेनिन थाइमिन हो सकता है जिसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और आपका जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, तो दोनों का जो रेशियो होता है, वो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उनके उनमें जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, दोनों की जो रेशियो होता है 1:1 ही होता है। ओके, द डीएनए पॉलीमरेज मॉनिटर द एबिलिटी ऑफ द incoming nucleotide to form a AT or GC base pair rather than detecting the next nucleotide then enter the active site। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो डीएनए जो पॉलीमरेज जब काम करेगा या जो मॉनिटर करेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि प्रॉपर तरीके से एटी का एटी जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, और जो जीसी बेस पेयर है वो प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जब ये दोनों का रेशियो बराबर तरीके से यहाँ पर मॉनिटर हो जाएगा तो फिर अगला एटी सीक्वेंस और अगला जीसी सीक्वेंस को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। ओके, incorrect base pairing lead to dramatically lower rate of nucleotide addition as a result of a catalytically unfavorable alignment of this substrate। This is an example of kinetic proofreading, okay, in which an enzyme favors catalysis using one of several possible substrate by dramatically increase the rate of bound formation only when the correct substrate is present। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया है कि यदि कभी किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में यदि जो डीएनए का जो एक्टिव साइट होता है उस एक्टिव साइट में यदि इनकरेक्ट यदि बेस पेयर आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो ड्रामेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वहां पर जो सबस्ट्रेट के साथ जो एफिनिटी था वो एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, यानी कि वहां पर जो काइनेटिक एक्टिविटी है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रामेटिकली कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग काम करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक प्रूफ रीडिंग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये काइनेटिक प्रूफ रीडिंग काम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर क्या होगा, प्रूफ रीडिंग का मतलब कि अब ये जो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड आ गया है, इस इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाए, अब जब तक ये इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को वहां से हटा ना दिया जाए तब तक के लिए क्या होगा, यहाँ पर डीएनए की जो डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइड है वो क्या होगा, आपका एक्टिव नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काइनेटिक प्रूफ रीडिंग काम करेंगे, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिर से उस जो इनकरेक्ट जो डीएनए है उस इनकरेक्ट डीएनटीपी को क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, और अगेन क्या कर सकते हैं, वहां पर डीएनए की फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, indeed the rate of incorporation of an incorrect nucleotide is as much as 1,000-fold, okay, 10,000-fold slower than when base pairing is correct। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा, आपका जब भी यहाँ पर डीएनए में जब इनकरेक्ट या इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा तो यहाँ पर कितना स्लो हो सकता है ये रिएक्शन, तो यहाँ पर 10,000 टाइम 10,000 टाइम क्या होगा, ये जो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। ओके, मतलब जिस स्पीड से डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा था, जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहा था, वो उसका जो स्पीड है कितना कम हो जाएगा, 10,000 फोल्ड क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इस तरीके से प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बहुत जरूरी होता है, और जो यदि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर गलत तरीके से आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से कोई मेजर कॉज हो सकता है। इस तरीके से प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये करेक्ट बेस पेयर और आपका जो अनकरेक्ट या इनकरेक्ट बेस पेयर होता है किस तरीके से होता है। तो यदि हम करेक्ट बेस पेयर की बात करें, इस स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं ये क्या है, हमारा टेम्पलेट स्टैंडर्ड है। टेम्पलेट स्टेट में क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ग्वानिन है, तो ग्वानिन के साथ क्या होगा, साइटोसिन यहाँ पर जुड़ेगा, एडेनिन है, एडेनिन के साथ क्या होगा, थाइमिन जुड़ जाएगा, तो थाइमिन क्या है, डीएनटीपी है। ओके,
DNTP है थायमिन, ओके, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट बेस पेयर है, जिसमें कोई भी हमारा कोई यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज को काम और डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर स्लो होना पड़ेगा या कुछ और होना पड़ेगा। ओके, तो करेक्ट बेस पेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देख सकते हो यहाँ पर ये प्राइमर है, प्राइमर का जो आपका 3 प्राइम OH है, ये क्या कर रहा है, अल्फा फास्फेट के ऊपर क्या है, SN2 रिएक्शन कर रहा है, और SN2 रिएक्शन करने के बाद यहाँ से पायरोफॉस्फेट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या होगा, आगे एक्सटेंड होते जाएगा। लेकिन जब इनकरेक्ट बेस पेयर आ जाएगा, आप देख सकते हो जीसी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो नो बेस पेयर यानी कि जब एडेनिन लगा हुआ है, एडेनिन के सामने कौन सा बेस पेयर आ गया है, यहाँ पर एडेनिन आ गया है। हालांकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो थायमिन आना चाहिए था, लेकिन थायमिन यहाँ पर नहीं आया है। तो ये गलत बेस पेयर जब यहाँ पर आ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका 3 प्राइम OH है, वो 3 प्राइम OH यहाँ पर क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा किसके ऊपर, अल्फा फास्फेट के ऊपर। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3 प्राइम OH है, उसका डिस्टेंस कितना है थायमिन के साथ। ओके, थायमिन का जो अल्फा फास्फेट है, वहां पर आप डिस्टेंस को देख सकते हो, काफी कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आराम से हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर एडेनिन थायमिन की जगह पर यहाँ पर एडेनिन आ जाएगा, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस भी काफी मेंटेन हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर 3 प्राइम OH क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज है, उसकी जो एक्टिविटी है वो कितना कम हो जाएगा, 10,000 टाइम्स स्लो हो जाएगा। इस तरीके से इनकरेक्ट बेस पेयर और करेक्ट बेस पेयर में आप कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज शो एन इम्प्रेसिव डीएनए पॉलीमरेज शो एन इम्प्रेसिव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो आरएनटीपी और डीएनटीपी दोनों को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि आसानी से क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो आरएनटीपी यदि आ जाएगा, तो आरएनटीपी को वो रिक्रूट में और आरएनटीपी को वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, वो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं कि डीएनटीपी और आरएनटीपी कौन सा है। Although RNTP are present at approximately 10-fold higher concentration in the cell, they are incorporated at a rate that is more than 1,000 fold lower than DNTP। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है कि जो आरएनटीपी होता है, वो आरएनटीपी यदि सेल में क्या होगा, 10 फोल्ड ज्यादा। ओके, यानी कि 1000 टाइम क्या होगा, ये 10 फोल्ड ज्यादा, यानी कि 1000 टाइम क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो हमारा जो आरएनटीपी होता है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज, कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो कि डीएनटीपी और आरएनटीपी जब भी आ जाएगा, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो क्या कर सकता है, आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज मीडिएटेड बाय द स्टेरिक एक्सक्लूजन ऑफ आरएनटीपीएस फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट। ओके, आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि अब यहाँ पर अगर सेल में आरएनटीपी की संख्या ज्यादा हो जाएगा, तो आरएनटीपी वहां पर आ सकता है, लेकिन जो डीएनए के पास इतना एबिलिटी है कि वो आरएनटीपी आ जाएगा, तो उसको क्या कर सकता है, वो आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है, और वहां पर फिर वो आरएनटीपी को रिक्रूट नहीं करवाएंगे, और फिर वहां पर क्या करेंगे, डीएनटीपी को ही रिक्रूट करवाएंगे। In DNA polymerase, the nucleotide binding pocket cannot accommodated of 2 prime OH in the incoming nucleotide. This space is occupied by 2 amino acids that make a van der Waals contact with the sugar ring. Okay, तो यहाँ पर जब ये इस तरीके से आरएनटीपी यहाँ पर ऐड होता है, तो आरएनटीपी ऐड होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर van der Waals जो रिएक्शन, van der Waals जो बॉन्ड होता है, वो जो वीक बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, और उस वीक बॉन्ड के साथ यहाँ पर सुगर रिंग के साथ क्या होगा, बॉन्ड क्रिएशन होगा, चेंजिंग दिस अमीनो एसिड टू other amino acid with smaller side amino acid, example the changing the glutamate to an alanine result in DNA polymerase with significantly reduced discrimination between the DNTP and RNTP। okay,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो अमाइनो एसिड यहाँ पर बताया गया है, एक है हमारा ग्लूटामेट और दूसरा है एलानिन। ये जो दो अमाइनो एसिड होता है, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड होता है। ओके, तो जब कभी भी यहाँ पर टेम्पलेट में क्या होगा, जैसे एडेनिन के साथ यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, थाइमिन, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, और एडेनिन के साथ यहाँ पर थाइमिन जुड़ा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो प्राइमर है वो 3 प्राइम OH है, ये क्या करेगा, अल्फा फास्फेट के ऊपर क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है RNA पॉलीमरेज के पास कौन सा ऐसा मतलब जो कौन सा तो अमाइनो एसिड है जो क्या करता है कि यहाँ पर RNTP जुड़ेगी कि यहाँ पर DNTP जुड़ेगी, उसको डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है, एक तो यहाँ पर है हमारा ग्लूटामेट और दूसरा है हमारा यहाँ पर एलानिन। तो ये जो दो अमाइनो एसिड होता है, इस दो अमाइनो एसिड इसी साइट में ही प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो DNTP जुड़ेगा कि RNTP जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर DNTP जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि गलती से RNTP जुड़ गया है तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्लूटामेट और जो एलानिन है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरासिल जुड़ गया है, तो यूरासिल यहाँ पर नहीं जुड़ना चाहिए, और इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इस RNTP को हटा दिया जाएगा, उसके जगह पर यहाँ पर फिर से DNTP को जोड़ दिया जाएगा, और जो रिएक्शन है प्रोसीड किया जाएगा। ओके, इस तरीके से ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके पास तरीके का एक एबिलिटी होती है, इस तरीके की परफॉर्मेंस देखा गया है। न्यूक्लियोटाइड दैट मीट्स सम बट नॉट ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर used by DNA polymerase can inhibit DNA synthesis by terminating elongation. Okay, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो टर्मिनेशन है वो टर्मिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया है कि जब कभी भी यहाँ पर DNTP की जगह पर RNTP आ गया है तो कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन कर लिया जाएगा, और वहां से RNTP को हटा दिया जाएगा और DNTP को जोड़ दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज रिसेंबल अ हैंड दैट ग्रिप्स द जंक्शन। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हमारा जो हैंड होता है उस हैंड के साथ उसको कंपैरिजन किया गया है। ओके, हैंड में जो ग्रिप्स होता है, जैसे कि हमारे हैंड में 5 उंगलियां रहती है, उस तरीके से जो 5 उंगलियां रहता है, और बीच वाले पोर्शन को पाम बोलते हैं, उसके बाद थंब वाला पोर्शन है, उसका फिंगर लगा रहता है। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से डीएनए की स्ट्रक्चर को हैंड से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि इसका जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है डीएनए का वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा और उसका क्या क्या काम हो सकता है। ओके, तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर मेंटेन होगा, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो यदि हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में यदि बात करेंगे तो उसका जो पहला डोमेन होता है वो है पाम डोमेन। ओके, पाम जैसे कि ये हमारा हैंड होता है, हमारे हैंड में जो फिंगर लगा हुआ है उसके बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम पाम डोमेन बोलते हैं। ओके, तो पाम डोमेन आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो इस तरीके से, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है थाइमिन साइटोसिन, उसके बाद एडेनिन गुआनिन, उसके नीचे ये जो रिएक्शन देखा गया जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है उसी को हम पाम डोमेन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल में जो डीएनए स्ट्रक्चर होते हैं उसमें 3 डोमेन होता है, एक होता है पाम डोमेन, दूसरा होता है फिंगर डोमेन, और थर्ड होता है हमारा थंब डोमेन। एक एक करके हम देखते हैं कि पाम डोमेन का काम क्या होता है, उसके बाद फिंगर डोमेन किस तरीके से काम करता है, उसके बाद जो थंब डोमेन होता है वो किस तरीके से काम करता है। तीनों डोमेन के बारे में यहाँ से हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले पाम डोमेन के बारे में बात करते हैं। द पाम डोमेन इज कंपोज्ड ऑफ अ बीटा शीट। ओके, बीटा शीट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पॉलीमरेज होता है वो बीटा शीट होते हैं यहाँ पर, एंड कंटेन्स द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द कैटालिटिक साइट। ओके, ये प्राइमरी एलिमेंट होता है और ये क्या होता है, कैटालिटिक साइट होते हैं। क्योंकि पाम डोमेन में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, और उसी स्पेस में क्या होता है, डीएनए का कैटालाइसिस होता है, और वहीं पर क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगा उसी पाम डोमेन में ही होता है। ओके, इन पर्टिकुलर दिस रीजन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डाइवेलेंट मेटल आयंस। जो डीएनए का जो पाम डोमेन होता है उसमें 2 मेटल आयन प्रेजेंट होता है, टिपिकली मैग्नीज, ओके, मैग्नीशियम और जिंक। ओके, तो मैग्नीशियम 2+ यहाँ पर और जिंक 2+, यहाँ पर ये क्या होता है,
डाइवेलेंट, डाइवेलेंट का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि प्लस में कंसीडर किया जाता है। इस तरीके से इसके पास 2 डाइवेलेंट मेटल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दैट अल्टर द केमिकल एनवायरनमेंट अराउंड द करेक्टली बेस पेयर DNTP एंड द 3 प्राइम OH ऑफ द प्राइमर। ओके, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइमर होता है, प्राइमर के जो 3 प्राइम OH होता है उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो मेटल आयन होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। इस तरीके से काम करता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर मेटल आयन A और मेटल आयन B को यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, one metal ion reduce the affinity of 3 prime OH for its hydrogen। ओके, पहला जो मेटल आयन यहाँ पर दिखाया गया है वो क्या करेगा, जो प्राइमर है, प्राइमर को जो 3 प्राइम OH है उस OH में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है उसको क्या करेगा, यहाँ पर रिड्यूस करेगा। जब उसको ये रिड्यूस करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास इस तरीके से रह जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन मेटल आयन रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ द 3 प्राइम OH फॉर इट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, यहाँ से रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, दिस जनरेट द 3 प्राइम ऑक्सीजन माइनस दैट इज प्राइमर, that is prime for the nucleophilic attack of the alpha phosphate of the incoming DNTP। ओके, तो पहला जो हमारा मेटल आयन है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो 3 प्राइम OH है प्राइमर का, उसका जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, एक माइनस चार्ज रहेगा। ओके, उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जब जब ये क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, माइनस आएगा, तो ये क्या होगा, निक्लोफिलिक अटैक करेगा, यानी कि निक्लोफिल यहाँ पर क्योंकि SN2 रिएक्शन यही हो रहा है ना। इसके पहले हम लोग बात किए थे कि SN2 रिएक्शन कैसे होता है, यही हमारा SN2 रिएक्शन है। इसका मतलब SN2 का मतलब होता है निक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर होगा। ये निक्लियोफिलिक होगा, निक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाना। तो जब भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो माइनस चार्ज क्या करेगा, ये जो हमारा अल्फा फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से क्या होगा, दो पायरोफॉस्फेट को अलग कर देंगे। ओके, तो पहला वाला मेटल आयन क्या कर रहा है, जो 3 प्राइम OH है उसका हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक बन रहा है, और जब न्यूक्लियोफिलिक बन रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। हमारा जो ट्राइफॉस्फेट है, उस ट्राइफॉस्फेट में जो अल्फा फॉस्फेट है वो अल्फा फॉस्फेट के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। जो सेकंड फॉस्फेट है वो क्या कर रहा है, द सेकंड मेटल आयन coordinate the negative charge of the beta phosphate and the gamma phosphate of the DNTP and stabilize the pyrophosphate, produce a joining to the joining of the primer and the incoming nucleotide। ओके, जो सेकंड वाला फॉस्फेट आप देख सकते हो, जो सेकंड मेटल आयन है वो क्या कर रहा है, जो हमारा कौन कौन सा है, एक तो जो हमारा बीटा फॉस्फेट है, और तीसरा है हमारा गामा फॉस्फेट। ओके, तो सेकंड वाला जो वो मेटल आयन है वो क्या कर रहा है, जो गामा और जो बीटा फॉस्फेट है उसके ऊपर क्या कर रहा है, ये उसके साथ क्या कर रहा है, ये बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, और इसके जो इसमें जो चार्ज है, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर चार्ज रहता है, फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर चार्ज रहता है, तो उस चार्ज को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जो मेटल आयन है, जो डाइवेलेंट यहाँ पर मेटल डाइवेलेंट, यहाँ पर जो मेटल आयन होती है वो क्या कर रहा है, जो चार्ज है, जो यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। देख सकते हो पहला वाला ये इस 3 प्राइम OH में जो चार्ज है उसको मेंटेन कर रहा है, उसी प्रकार से जो सेकंड वाला मेटल आयन होता है वो क्या कर रहा है, फॉस्फेट के ऊपर जो लगा हुआ चार्ज है उस चार्ज को मेंटेन कर रहा है। ऐसा करना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 3 प्राइम OH है इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, और जो फॉस्फेट है उसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो दोनों चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा, और यदि रिपल्शन होगा तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाएगा, कोई भी यहाँ पर कैटालाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस रिपल्शन को यहाँ पर कम करने के लिए, या रिपल्शन ना हो इसीलिए क्या कर रहा है, ये जो मेटल आयन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो जो यहाँ पर एंजाइम ये बना हुआ है, जो हल्का ग्रीन कलर का बना हुआ है, उसके पास एस्पार्टेट रेसिड्यू है जिसके ऊपर भी ये माइनस चार्ज लगा हुआ है। अभी जो एस्पार्टेट रेसिड्यू है ये क्या कर रहा है, ये जो मेटल आयन है, मेटल आयन में जो
चार्ज होता है, क्योंकि मेटल आयन में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी आपस में क्या कर सकता है, रिपल्शन कर सकता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन ना करे, इसके लिए यहाँ पर जो इस एंजाइम का जो एस्पार्टेट रेसिड्यू है, उस एस्पार्टेट रेसिड्यू क्या कर रहा है, इस चार्ज को मेंटेन कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो भी कैटालाइसिस प्रोसेस हो रहा है, जो भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक में ये मेटल आयन क्या कर रहा है, जो चार्ज होता है, वो चार्ज में एक दूसरे के साथ रिपल्शन ना हो, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड मतलब ना बने, इसलिए उस स्टेरिक हिंड्रेंस से बचाने के लिए ये मेटल आयन काम कर रहा है। ओके, इस तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड जो डोमेन होता है वो होता है फिंगर डोमेन। इस तरीके से हम पाम डोमेन के बारे में बात करें, पाम डोमेन में क्या होगा, पूरे कैटालाइज रिएक्शन होगा। उसी प्रकार से फिंगर डोमेन क्या कर सकता है, द फिंगर डोमेन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कैटालाइसिस। फिंगर डोमेन भी क्या करते हैं, कैटालाइसिस का काम करते हैं। सेवरल रेसिड्यू several residue located within the finger bind to the incoming DNTP। जब भी इनकमिंग DNTP आता है तो ये जो आपका फिंगर डोमेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये भी कैटालाइसिस की तरह काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली once a correct base pair is formed between the incoming DNTP and the template, the finger domain moves to enclose। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर एनक्लोज द डीएनटीपी। आप देख रहे हो ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसमें क्या है, ये हमारा पॉलीमरेज का ये क्या है, ये स्ट्रैंड सॉरी ये एक शीट के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, आप देख सकते हो ये बीटा शीट है। ओके, ये बीटा शीट के फॉर्म में इस तरीके से दिखाया गया है। तो जब कभी भी यहाँ पर डीएनए में जब नया न्यूक्लियोटाइड, जब नया डीएनटीपी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होगा, यानी क्या आएगा, तो ये क्या करता है, ये जो हमारा बीटा शीट होता है वो हेलिक्स, ये जो हेलिक्स फॉर्म है हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज का, वो हेलिक्स डीएनए पॉलीमरेज ये ओपन फॉर्म में है और ये क्लोज फॉर्म में। तो ओपन फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा जब तक क्लोज फॉर्म में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया, ये एनक्लोज हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर 40 डिग्री एनक्लोज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है एनक्लोज, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस क्लोज फॉर्म ऑफ द पॉलीमरेज एंड स्टिमुलेट कैटालाइसिस बाय moving the incoming nucleotide into close contact with the catalytic metal ion। ओके, जिस तरीके से इससे पहले हम देखे यहाँ पर कि ये जो मेटल आयन है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे की जो रिपल्शन है उस रिपल्शन या एक दूसरे की जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ना हो, उस स्टेरिक हिंड्रेंस को यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, एक दूसरे के चार्ज को मेंटेन कर रहा है। उसी प्रकार से जो फिंगर डोमेन होती है वो भी क्या कर रहा है, उसी चीज को ही मेंटेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आएगा, मेटल आयन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हेलिक्स फॉर्म बना हुआ है, ये हेलिक्स फॉर्म क्या करता है, उसी चार्ज को मेंटेन करता है। The finger domain also associate ओके ओके, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये हमारा वो हेलिक्स हो गया। अब ये काम कैसे करता है आप देखिए, ये जब भी यहाँ पर डीएनटीपी आएगा तो ये क्या करता है, 40 डिग्री क्या होता है, रोटेट होता है। ओके, तो ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है, वो हेलिक्स क्लोज फॉर्म है। तो 40 डिग्री जब ये रोटेट होगा तो आप देख सकते हो इसमें आर्जिनिन, लाइसिन और टायरोसिन, तीन क्या यहाँ पर अमीनो एसिड बना हुआ है। तो यहाँ पर जो टायरोसिन यहाँ पर होगा, ये टायरोसिन क्या करता है, यहाँ पर आपका बेस स्टैकिंग का काम करता है। ओके, बेस स्टैकिंग किसके किसके बीच में करता है, यहाँ पर साइटोसिन जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 प्राइम में साइटोसिन जुड़ा हुआ है। तो साइटोसिन के साथ यहाँ पर गुआनिन यहाँ पर जुड़ने वाले, इनकमिंग जो डीएनटीपी वो कौन होगा, गुआनिन होगा। तो जब गुआनिन यहाँ पर आएगा तो प्रॉपर तरीके से बेस स्टैकिंग करने का जो जिम्मेदारी होती है, उस ये उस जिम्मेदारी किसका होता है, जो ये ओ हेलिक्स जुड़ा हुआ उस ओ हेलिक्स का जो यहाँ पर बट क्या है, यहाँ पर टायरोसिन होता है। ओके, जो टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन टायरोसिन होता है। तो टायरोसिन का जो यहाँ पर बेंजीन रिंग होता है, वो बेंजीन रिंग क्या करता है, ये इस साइटोसिन के साथ और गुआनिन के साथ बेस स्टैकिंग करके इसको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करने का काम करता है और एक एंगल भी प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पर जो चार्ज है, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर जो चार्ज है, तो यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन उसी चार्ज को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर इसके पास क्या है, ये डबल प्लस यहाँ पर क्या है, ये इस चार्ज है, इसी चार्ज को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। लाइसिन और आर्जिनिन यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से जो आपका थंब सॉरी पाम डोमेन में क्या कर रहा था, मेटल आयन क्या कर रहा था, चार्ज को मेंटेन कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन इसी चार्ज को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, दूसरे दूसरा हम अब देखेंगे रीजन
The finger domain also associated with the template region, leading to the nearly 90-degree turn of the phosphodiester backbone between the first and second base of the template. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। हम सेकंड जो हम कंडीशन बता रहे हैं, फर्स्ट में क्या है, वो चार्ज को मेंटेन कर रहा है फिंगर डोमेन, और सॉरी जो हमारा आने वाले इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होती है उसमें 40 डिग्री का रोटेशन होता है। ये जो 3 फिंगर आपको दिखाई दे रहे हैं, जब भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आएगा, डीएनटीपी यहाँ पर आएगा, तो ये जो फिंगर डोमेन है ये 40 डिग्री क्या हो जाएगा, पर रोटेट हो जाएगा, और क्या करेगा यहाँ पर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के साथ प्रॉपर तरीके से इसका बेस स्टैकिंग करवाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट बता रहा है कि जब कभी भी यहाँ पर फिंगर डोमेन आल्सो associated with the template region, leading to the nearly 90-degree turn of the phosphodiester backbone between the first and second base of the template. ओके, तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब कभी भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, टेम्पलेट रीजन के साथ जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आते जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री का क्या होगा, रोटेशन होगा, ताकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो फिंगर डोमेन की तरफ ना जाए, क्योंकि जब फिंगर डोमेन की तरफ चला जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज को डिस्क्रिमिनेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि यदि 5 स्ट्रैंडेड डीएनए यदि इधर फिंगर डोमेन की तरफ मूवमेंट करेगा, तो ये जो आने वाले न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा, ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा कि पहचानने में या रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड आने वाले हैं। इसलिए जितने भी न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आते जाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन होते जाएगा टेम्पलेट के साथ, उन सारे डीएनए स्ट्रैंड को ये 90 डिग्री क्या कर सकते हैं, बैंड कर देते हैं। हम देख सकते हैं ये 90 डिग्री क्या कर सकते हैं, बैंड इन टेम्पलेट को बैंड करते जाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड का जो एडिशन, देखिए यहाँ से बैंड होते जाएगा तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेशन हो जाएगा कि आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री क्या कर सकते हैं, बैंड कर देते हैं, ताकि आने वाले न्यूक्लियोटाइड के लिए रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, और ये आसानी से डीएनए को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, ये हमारा टेम्पलेट बेस है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा प्राइमर है, और ये भी टेम्पलेट है, और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पाम है जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, फिंगर है, और ये हमारा है थंब डोमेन। ओके, जिस तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज को एक हैंड की तरह यहाँ पर कंसीडर किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं और भी इस स्ट्रक्चर का और भी ब्यूटी यहाँ पर देख सकते हैं। दिस एंड सर्व टू एक्सपोज ओनली द फर्स्ट टेम्पलेट बेस आफ्टर द at the catalytic side and the avoids any confusion। ओके, आप देख सकते हो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन को, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना, अवॉइड एनी कंफ्यूजन कमिंग concerning which the template base should pair with the next nucleotide to be added। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर यदि यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर यहाँ पर जाते तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को ये कंफ्यूजन हो जाता कि अभी कौन सा न्यूक्लियोटाइड को हम टेम्पलेट के साथ बाइंड किए हैं और कौन सा न्यूक्लियोटाइड को बाइंड नहीं किया है। इसीलिए जो भी न्यूक्लियोटाइड का एक बार टेम्पलेट के साथ मतलब एसोसिएशन हो गया है, उस टेम्पलेट को हम 90 डिग्री बैंड कर देते हैं, ताकि आने वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके। ओके, तो ये था हमारा फिंगर डोमेन। उसके बाद हमारा जो लास्ट डोमेन होता है वो होता है हमारा थंब डोमेन। ओके, थंब डोमेन का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थंब डोमेन का क्या रोल होता है, थंब डोमेन इज नॉट इंटीमेटली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। ओके, जो थंब डोमेन होता है वो कोई कैटालाइसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंस्टेड the thumb interacts with the DNA that has been most recently synthesized। okay, ये बहुत मतलब पहले मतलब इसका कोई काम देखा नहीं गया था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या है इसका जो काम होता है वो यहाँ पर देखा गया है किस तरीके का काम करता है ये। दिस सर्व टू पर्पस, इसका दो पर्पस यहाँ पर देखा गया है। First, it maintains the correct position of the primer and the active site। ओके, इसमें इसका जो फर्स्ट एडवांटेज देखा गया है कि ये क्या कर सकता है, पोजीशन क्या है। ओके, जो भी यहाँ पर करेक्ट डीएनए जो प्राइमर है, डीएनए प्राइमर का जो करेक्ट पोजीशन है
वो एक्टिव साइट में किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको यहाँ पर कंसीडर करने का काम करता है थंब डोमेन। ओके, और जो सेकंड काम होता है, दैट थंब हेल्प मेंटेन द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द डीएनए पॉलीमरेज एट इट्स सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारा क्या है, यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो थंब डोमेन होता है वो क्या करता है, जो भी सबस्ट्रेट यहाँ पर आएगा उस सबस्ट्रेट को क्या करता है, स्ट्रांगली क्या करता है, एसोसिएशन करके रखता है। यानी किनके किनके बीच में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए का जो कैटालिटिक साइड है उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है, ताकि यहाँ पर अच्छे से कैटालाइसिस रिएक्शन हो पाए। Okay, this association contribute to the ability of the DNA polymerase to add many DNTPs each time it bind a primer template junction. Okay, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है उस प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये जो थंब डोमेन होता है, ये थंब डोमेन क्या करता है, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है उसमें क्या करता है, ये उसको टाइटली क्या कर सकता है, ये स्ट्रांगली एसोसिएट करके रखता है, ताकि डीएनए जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, वो बहुत अच्छे से हो पाए। यानी कि आने वाले जो डीएनटीपी यहाँ पर होते हैं उन डीएनटीपी को ये स्ट्रांगली एसोसिएशन करके रख सके। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंस हो गया है थंब डोमेन का। ओके, इस तरीके से हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर हो गया है। इस स्ट्रक्चर में पहले हम देखे कि पाम डोमेन क्या होता है, तो पाम डोमेन में कैटालाइसिस रिएक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम देखे कि सेकंड फिंगर डोमेन होता है, फिंगर डोमेन भी क्या करता है, हमारा कैटालाइसिस प्रोसेस करता है। उसके बाद जो थंब डोमेन होता है वो क्या करता है, हमारा एक तो प्रॉपर तरीके से प्राइमर का पोजीशन करवाते हैं प्राइमर का, और दूसरा क्या करते हैं, हमारा जो डीएनटीपी और जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है उनको क्या कर सकता है, स्ट्रांगली एसोसिएशन करके रखता है। ओके, तो ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज आर प्रोसेसिव एंजाइम। ओके, ये डीएनए जो पॉलीमरेज होता है बहुत मतलब क्या होता है, ये मोस्ट प्रोसेसिव एंजाइम होता है, बहुत स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ओके, कैटालाइसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज इज रैपिड। ओके, जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है तो ये बहुत क्या करता है, बहुत मतलब फास्ट तरीके से क्या कर सकता है, ये काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज आर कैपेबल ऑफ adding as many as 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड टू अ प्राइमर स्ट्रैंड। ओके, जब भी यहाँ पर एक प्राइमर स्ट्रैंड जुड़ जाता है तो ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, पर सेकंड क्या करता है, ये एडिशन करने का काम करता है। ओके, द स्पीड ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज लार्जली ड्यू टू द प्रोसेसिव नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। यही इसका क्या है, प्रोसेसिव है। प्रोसेसिव मतलब ये किस तरीके से प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने का काम का मैकेनिज्म क्या है कि जब भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर के साथ, प्राइमर का जो 3 प्राइम OH है उस OH के साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये लगातार क्या करता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, पर सेकंड एडिशन करता है। Processivity is a characteristic of enzyme that operate on polymeric substrate. ओके, बहुत सारे यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमेरिक का मतलब बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन वो कराते हैं। In the case of DNA polymerase, the degree of processivity is defined as the average number of nucleotide added each time the enzyme bind a primer template junction. ओके, जब कभी भी यहाँ पर देखिए प्रोसेसिविटी का अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो उसका क्या है, एक एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर क्या करता है, वो जोड़ने की काम करते हैं। जब कभी भी प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन यहाँ पर क्रिएट होता है तो एक एवरेज न्यूक्लियोटाइड कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1000। ओके, 900 से 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड क्या करता है, ये ऐड करने का काम करता है। ईच डीएनए पॉलीमरेज हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसिविटी। ओके, ये क्या है, डीएनए का एक मेन या मेजर कैरेक्टर है, दैट कैन रेंज फ्रॉम ओनली अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड टू मोर देन 50,000 बेसिस एडेड पर बाइंडिंग इवेंट। ओके, जब कभी भी प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्रिएट होता है, यानी कि डीएनए को डीएनटीपी को जब प्राइमर का जो 3 प्राइम OH मिल जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये 50,000 बेसिस को ऐड करने का काम करता है एक टाइम पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, CSIR के बी पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक तो जो डीएनए पॉलीमरेज जब काम करता है तो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करता है, और यदि ये एक बार जुड़ जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये 50,000 बेस पेयर को क्या कर सकता है, एट अ टाइम बाइंडिंग करवा सकता है। द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज ड्रामेटिकली इंक्रीज by adding multiple nucleotide per binding event. ओके,
क्या कर सकता है, बहुत अचानक से ये क्या करता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ये क्या कर सकता है, बाइंडिंग करवा सकते हैं। इट इज द इनिशियल बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज टू द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन दैट इज रेट लिमिटिंग फॉर डीएनए सिंथेसिस। ओके, ये जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है ये रेट लिमिटिंग जंक्शन होता है। रेट लिमिटिंग जंक्शन का मतलब जहां पर भी रेट लिमिटिंग जंक्शन कहलाएगा, जैसे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, यानी कि वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो रेट लिमिटिंग होती है वही डिसाइड करता है कि आगे कितने न्यूक्लियोटाइड को हमें जोड़ना है या जोड़ना नहीं है। तो जो भी रेट लिमिटिंग स्टेप है उसी स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमर और टेम्पलेट जंक्शन बोल रहे हैं। इन अ टिपिकल DNA polymerase reaction, it takes 1 second for it takes 1 second for DNA polymerase to locate and bind a primer template junction। जो डीएनए पॉलीमरेज होती है उस डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन में एसोसिएशन होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ओके, 1 सेकंड में क्या हो जाता है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से बाइंड हो जाता है, और बाइंड होते ही अप्रोक्सीमेटली 50,000 बेस पेयर को एक साथ जोड़ने का काम करता है। वंस बाउंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरी फास्ट। ओके, बहुत फास्ट होता है जब भी ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आते जाते हैं, एडिशन होता है तो बहुत फास्ट होता है, यानी मिली सेकेंड में ये क्या होता है, ये इसका रेंज होता है। थस complementary non-processed DNA polymerase would add 1 base pair second। okay, one base pair per second। यदि डीएनए प्रोसेसिविटी है, यह डीएनए यदि प्रोसेस कर रहा है तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है, और यदि डीएनए नॉन प्रोसेसिव होगा तो एक ही बेस पेयर को 1 सेकंड में वो ऐड करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द fastest DNA polymerase add many as 1,000 nucleotide per second by remaining associated with the template for thousand of a round of DNTP addition। ओके, यदि डीएनए प्रोसेस कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि प्रोसेस कर रहा है तो 1,000 न्यूक्लियोटाइड को पर सेकंड में जोड़ देगा। यदि डीएनए क्या होगा, नॉन प्रोसेसिव होगा, तो नॉन प्रोसेसिव में क्या होगा, सिर्फ एक ही डीएनए क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। Consequently, a highly processive polymerase increase the overall rate of DNA synthesis by as much as 100-fold compared with a non-processive enzyme। Okay, तो इसी बात को बार बार बताया गया है, यानी डीएनए प्रोसेस कर रहा है तो वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को, यानी कि पूरे डीएनए को क्या करेगा, वो कंप्लीटली पॉलीमराइज करेगा। और यदि नॉन प्रोसेसिव होती है, ओके, तो नॉन प्रोसेसिव होगा तो वहां पर एक ही न्यूक्लियोटाइड को एक ही टाइम में वो ऐड करवाएगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, इस डायग्राम में बताया जा रहा है ये एक नॉर्मल डीएनए है, ये टेम्पलेट है, ये आपका प्राइमर है। तो जब भी यहाँ पर 3 प्राइम OH मिल जाएगा तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है। तो डीएनए प्यूटेटिव या नॉन प्रोसेसिव डीएनए होगा तो यहाँ पर देख सकते हो, नॉन प्रोसेसिव डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड तो करेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, एक ही डीएनटीपी एडेड होगा, और बाद में डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और सिर्फ एक ही डीएनटीपी यहाँ पर जुड़ पाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अच्छे से जुड़ा है, तो इसको काम, तो ये क्या होगा, बहुत फास्ट तरीके से ये काम कर सकता है। तो यानी कि मिली सेकेंड रेंज में ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ओके, तो यदि फास्ट काम करेगा तो यहाँ पर मैनी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड करेगा, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, और पूरे के पूरे स्ट्रैंड को क्या करेगा, वो सिंथेसाइज करने का काम करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पर जो लास्ट ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का सबसे लास्ट जो टॉपिक जो कंडीशन है, ओके, इस पूरे लेक्चर का जो लास्ट हेडिंग है वो हमारा है एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ओके, यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा, किस तरीके से यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। ओके, तो ये हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें हम अभी तक देखेंगे डीएनए किस तरीके से रिक्रूट होते हैं, टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन क्या होता है, कि डीएनए स्लो काम कर सकता है, कितने टाइम में कितना न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है, कितना एडिशन हो सकता है, ये सारे हम देख रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस किस तरीके से काम कर सकता है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब यदि डीएनए क्या कर सकता है, यदि कोई इनकरेक्ट डीएनए यहाँ पर आ जाएगा, तो इनकरेक्ट डीएनए आ जाएगा तो किस तरीके से वो प्रूफ रीडिंग की तरह काम करेगा। ओके, तो प्रूफ रीडिंग की तरह काम करेगा तो वहां पर
जो इनकरेक्ट डीएनए, उस इनकरेक्ट डीएनए को क्या करेगा, वो रिमूव करने का काम करता है। ओके, तो आज के जो लेक्चर है उस लेक्चर में ये जो लास्ट हेडिंग है वो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। किस तरीके से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। जब जब कभी भी डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी जो नया नया न्यूक्लियोटाइड आते जाते हैं, वहां पर यदि कोई दूसरा टाटोमर, ओके, क्योंकि डीएनए का क्या होता है, टाटोमराइजेशन होता है, यानी कि डीएनए एक तो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके, इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कौन सा कीटो फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सा इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो टाटोमर का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सिमिलर होता है, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो टाटोमर है, उस टाटोमर को भी रिकॉग्नाइज करने का काम करता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो डीएनए के पास ये एबिलिटी भी होता है कि यदि टाटोमराइजेशन हो गया है, यदि इनॉल फॉर्म की जगह कीटो फॉर्म या कीटो फॉर्म की जगह इनॉल फॉर्म लग गया, तो उसको भी ये क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A system based only on base pair geometry and the complementary between the base cannot reach the extraordinarily high level of accuracy that are observed for DNA synthesis in all cell. Approximately one mistake in every 10 to the power 10 base pair added. ओके, यहाँ पर जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कब होती है, क्योंकि देखिए जब डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एक मिस्टेक होता है। और एक मिस्टेक किसमें होगा, यानी कि 10 टू द पावर 10 बेस पेयर एडिट करने के बाद देखा गया है कि एक मिस्टेक होता है। ओके, वो एक मिस्टेक जो होता है, उसी एक मिस्टेक को यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, वो जो एक मिस्टेक हुआ उस मिस्टेक को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सुधार सकते हैं। अब मेजर लिमिट of DNA polymerase accuracy is the association occasional about 1 in 10 to the power 5 times flickering of the base into the wrong atomer form imino or inol। ओके, तो मैं पहले ही बताया हूँ, यहाँ पर जो हमारा जो डीएनए होता है वो टाटोमेराइजेशन होता रहता है। टाटोमेर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक जैसा देखने को मिलता है। तो जब भी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। यदि साइटोसिन और ग्वानिन इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में है, तो क्या बनाएगा, कीटो ग्वानिन बनाता है यहाँ पर। लेकिन उसका जो टाटोमेरिक फॉर्म होता है वो क्या होगा, यहाँ पर साइटोसिन की जगह यहाँ पर जो ग्वानिन है, ग्वानिन के साथ यदि साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो कीटो फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये कीटो फॉर्म क्या है, स्टेबल फॉर्म है। लेकिन यदि ग्वानिन के साथ यदि थाइमिन यदि बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ भी ये क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन ये इनॉल फॉर्म कहलाएगा। लेकिन जो इनॉल फॉर्म है ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है डीएनए के लिए। तो इस तरीके से ये जो इनॉल फॉर्म यहाँ पर इम्यूनो फॉर्म या इनॉल फॉर्म, दोनों में से यदि कोई भी फॉर्म यहाँ पर आ जाए तो न्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू इस इनॉल फॉर्म को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और कीटो फॉर्म को वहां पर एग्जिस्ट किया जाएगा। ओके, दिस अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दिस अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द बेस परमिट इनकरेक्ट बेस पेयर टू बी करेक्टली पोजिशन फॉर कैटालिसिस। ओके, ये जो हमारा इनकरेक्ट जो यहाँ पर बेस पेयर है उसको करेक्ट पोजिशन करने का काम कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। ओके, when the nucleotide return to its correct state, the incorporated nucleotide is mismatched, okay, mismatched with the template and must be eliminated। okay, तो यहाँ पर क्या होगा, मिसमैच रिएक्शन यहाँ पर होता है। और जो टेम्पलेट यहाँ पर है, टेम्पलेट के जगह पर यदि कोई नया या कोई गलत यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ जाएगा या गलत फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो इनॉल और इम्यूनो फॉर्म यदि आ जाएगा तो उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो कीटो फॉर्म है उसको यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है रिफर्ड एज अ प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर जो प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या एक्सोन्यूक्लियस एक एंजाइम है। ओके, दिस एंजाइम डिग्रेड डीएनए स्ट्रैंड। ओके, ये जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस होती है वो डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर देता है। डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द 3 प्राइम डीएनए। ओके, 3 प्राइम डीएनए एंड, जो डीएनए का जो 3 प्राइम एंड होता है उसको क्या कर सकता है, ये डिग्रेड करता है। दैट मींस फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो ग्रोइंग एंड का जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड होता है जो 3 प्राइम होता है, उस 3 प्राइम को क्या करता है, ये डिग्रेड कर देता है। ओके,
nucleus that can only degrade from the DNA end of the called exonucleus। जो exonucleus क्या करता है, DNA के end फ्रॉम को क्या करता है, डिग्रेड करता है, उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस दैट कैन कट विद इन अ डीएनए स्ट्रैंड आर कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस को आप पहले ही पढ़े होंगे। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के एंड वाला पॉइंट को कट करता है, और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के बीच वाले पोर्शन को क्या करता है, कट करता है। तो जब कभी भी यहाँ पर गलत तरीके से इम्यूनो या इनोल फॉर्म आ जाएगा तो यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, यानी कि जो 3 प्राइम ग्रोइंग एंड होता है उस 3 प्राइम ग्रोइंग एंड को ही वो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, और उसकी जगह पर नया क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो सही न्यूक्लियोटाइड होता है, उस सही न्यूक्लियोटाइड को वहां पर इनकॉर्पोरेट करवाएगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो किस तरीके से the role for this exonucleus because clear when it was determined that they have a strong preference to degrade DNA in DNA containing mismatch base pair। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, अब ये जो थंब डोमेन होता है, ये फिंगर डोमेन है, ये हमारा क्या है, पाम डोमेन है। तो पाम डोमेन में क्या कर रहा है यहाँ पर, जब कभी भी यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, या जो इनॉल फॉर्म जो कीटो फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म के जगह पर यहाँ पर इनॉल फॉर्म आ जाएगा, तो ये जो पाम डोमेन होता है, पाम डोमेन में ही हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है। ओके, ये एक्टिविटी क्या करता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो मिसमैच आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 3 प्राइम जो हमारा प्राइमर है, प्राइमर का जो 3 प्राइम OH है, यहाँ पर ये मिसमैच बेस पेयर यदि आ जाएगा तो उस मिसमैच बेस पेयर को क्या कर सकता है, ये आसानी से रिमूव करके क्या कर सकते हैं, उस मिसमैच बेस पेयर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला, जब ये फर्स्ट वाला क्या डायग्राम बता रहा है, स्लो और नो डीएनए सिंथेसिस। तो जब कभी भी यहाँ पर गलत तरीके से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए या तो स्लो हो जाएगा या तो डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। सेकंड वाला केस बता रहा है रिमूवल ऑफ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्सोन्यूक्लियस साइट है, तो एक्सोन्यूक्लियस साइट में क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइमर है, तो प्राइमर का जो 3 प्राइम OH है, तो 3 प्राइम OH में जो गलत तरीके से जो डीएनए का फॉर्म या इनोल और इम्यूनो फॉर्म जो आया हुआ है, उस इम्यूनो फॉर्म को क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, रिमूव करने का काम करता है। जो थर्ड वाला कंडीशन है वो रिज्यूम डीएनए डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो पहला वाला तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, लास्ट वाला कंडीशन में ये रिमूव कर दिया, अब ये सही तरीके से नया न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर से डीएनए सिंथेसिस शुरू होने लगा है। तो फर्स्ट में क्या हुआ, यदि नया या यदि गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, या मिसमैच यहाँ पर पेयर आ जाएगा तो क्या होगा, या तो डीएनए स्लो हो जाएगा या काम करना बंद करेगा। सेकंड केस में क्या कर देगा, ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है उसके उस एक्टिविटी के थ्रू यहाँ से जो गलत न्यूक्लियोटाइड आया है उसको हटा दिया जाएगा, और थर्ड केस में फिर से अगेन डीएनए का सिंथेसिस होते जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है। व्हेन अ मिसमैच बेस पेयर present in the polymerase active site, the primer template junction is destabilized, creating several base pair of a unpaired DNA। तो जब कभी भी यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर डीएनए मिसमैच हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से यदि डीएनए का एडिशन हो जाएगा तो कैसे डीएनए यहाँ पर स्टेबलाइज हो सकता है, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डीएनए अनपेयर्ड हो जाएगा, उसकी वजह से डीएनए काम करना बंद कर देगा। द डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव साइट बाइंड सच अ मिसमैच template poorly, but the exonuclease activity site has a 10-fold higher affinity to single stranded DNA 3' head। ओके, क्योंकि जो डीएनए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उसके पास कितना होता है, 10-fold हायर एफिनिटी होती है कि वो क्या करे, डीएनए में जो गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आया हुआ है उसको जो सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि जो प्राइमर में जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आया हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करने का जो एफिनिटी होती है वो 10-fold हायर होता है। तो यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर जो मिसमैच रिएक्शन होगा और गलत तरीके से न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो पर रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको हटाने का काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। Thus, the newly unpaired 3' ends remove ends move from the polymerase active site
to the exonucleus exonucleus active site. The incorrect nucleotide is removed by the exonucleus and additional nucleotide many also be removed. ओके, तो वही चीज यहाँ पर फिर बताया गया है, जब कभी भी यहाँ पर नया और गलत तरीके से न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, उसकी वजह से जो एडिशनल न्यूक्लियोटाइड है उसको फिर से वहां पर रखा जाएगा. ओके, the removal the removal of mismatch base pair allow the primer template junction to reform and rebind the polymerase active site, enabling the DNA synthesis to continue. Okay, फिर से क्या होगा, जब गलत डीएनए हट जाएगा तो फिर क्या होगा, डीएनए टेम्पलेट जंक्शन बनेगा और वहां पर सही तरीके से क्या होगा, डीएनए डीएनटीपी आते जाएगा और फिर रिवाइंड हो जाएगा और डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यू होते जाएगा. In essence, proofreading exonucleus work like a delete key, removing only the most recent error. ओके, देखिए ये है डीएनए पॉलीमरेज का ब्यूटी. अब देखिए कि डीएनए पॉलीमरेज इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि गलती होने का गुंजाइश नहीं होता. देखिए अब गलती होने का गुंजाइश क्या है, यहाँ पर कितना है, गलती होने का गुंजाइश बहुत कम है यहाँ पर. ओके, कितना है गलती होने का गुंजाइश यहाँ पर, आप देख सकते हो. जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 10. ओके, 10 टू दी पावर 10 यानी कि यहाँ पर 1,00,000. ओके, यहाँ पर सॉरी 10,00,000. ओके, या इस तरीके से आप 10 टू दी पावर 10 को काउंट करोगे तो इतने डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होती है, इतने न्यूक्लियोटाइड में भी क्या कर सकते हैं, डीएनए जो पॉलीमरेज का जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो बहुत आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं कि उस 10 टू दी पावर 10 में भी अगर यदि एक न्यूक्लियोटाइड गलती से लग गया तो उसको भी वो डिस्क्रिमिनेट करके वहां से हटा सकता है. तो ये है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ब्यूटी. ओके, तो ये जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है वो डिलीट की तरह काम करता है. वो डिलीट की क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से हटाएगा जो यहाँ पर मिसमैच कर रहा है. ओके, और कोई भी यहाँ से दूसरा डीएनए और दूसरे डीएनटीपी को नहीं हटाएगा. ओके, ये है सबसे मोस्ट ब्यूटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का. ओके, सिर्फ डिलीट की, जैसे डिलीट की आप कोई भी सेंटेंस को बना रहे हो तो यदि एक कोई वर्ड यदि वहां पर गलती से आ गया तो आप उस एक वर्ड को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो. या एक लेटर यदि गलत टाइप कर दे तो एक लेटर को डिलीट की से हटा सकते हो. तो उसी तरीके से यहाँ पर जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा जो गलत तरीके से यहाँ पर आ गया है. ओके, इसलिए यहाँ पर लिखा है रिमूविंग ओनली द मोस्ट रिसेंट एरर. जो सबसे नया रिसेंट एरर है उसी को ही क्या करेगा, रिमूव करेगा. The addition of proofreading exonucleus greatly increase the accuracy of DNA synthesis. ओके, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है. ग्रेट यानी कि बहुत ही अच्छे से ये काम करता है. ओके, यहाँ पर बहुत अच्छे से वो एक्यूरेसी को मेंटेन करता है जब डीएनए का सिंथेसिस होता है. तो यहाँ पर गुंजाइश यदि होगा भी तो भी गुंजाइश होने का कोई चांस नहीं होता है. ओके, वन एवरेज डीएनए पॉलीमरेज इंसर्ट one incorrect nucleotide for every 10 to the power 5 nucleotide added. Proofreading exonucleus decrease the appearance of incorrect base pair to 1 in every 10 to the power 7 nucleotide added. Okay, तो यहाँ पर 100 टाइम क्या कर रहा है, प्रूफरीडिंग एक्सोन्यूक्लियस 100 टाइम क्या कर रहा है, जो गलती होने के चांसेस है उसको कम करने का काम कर रहा है. ओके, तो ये था ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम ये देखे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम उसका जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, टेम्पलेट जंक्शन, टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन क्या होता है, कहाँ से कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितने एनर्जी में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है. ओके, और डीएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से काम करता है, कितने डोमेन इसमें प्रेजेंट होता है, तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस तरीके से काम करता है. तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर किए हैं. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन फॉर्म किस तरीके से बनते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे. तो ये जो कंटेंट है ये वाटसन से लिया गया है. और वाटसन को देखेंगे तो वाटसन में डायरेक्टली डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं समझाया गया है. तो मैं भी वाटसन से रिफर कर रहा हूँ, आप भी वाटसन को देखिए और वाटसन की जो ब्यूटी है एक डीएनए एप्लीकेशन को बताने का, उस ब्यूटी को समझने की कोशिश करिए. ओके, तो ये था डीएनए एप्लीकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट
या कुछ जनरल नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगेन थैंक यू।